Good morning, class. So now we are going to start the next topic, and the name of the topic is errors in a measurement. Errors in a measurement. So जो errors वाला part है, that is the next to the dimensional analysis. तो एक part में आपको dimensional analysis solve करना था, डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना था, दूसरे पार्ट में आपको एरर्स फाइंड करनी। तो एरर्स इन अ मेजरमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले किसी भी तरह का जो मेजरमेंट होता है उसमें दो टाइप की एरर्स हो सकती हैं। तो उन दो टाइप्स में एक फर्स्ट जो टाइप होता है, दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। तो कांस्टेंट एरर्स का मतलब क्या होता है? आई एम राइटिंग हियर। सबसे पहले जो टाइप की एरर है वो कांस्टेंट एरर्स कहलाती है। और कांस्टेंट एरर्स मीन्स कि ऐसी एरर्स जो मेजरमेंट को हर एक बार सेम वैल्यू से अफेक्ट करती हैं। हर एक बार मेजरमेंट में एक ही तरह का डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो एडिशन हो उतना या सब्ट्रैक्शन करना हो, जो भी मेजरमेंट है, तो अगर सेम वैल्यू से अफेक्टेड करती हैं तो वो कांस्टेंट एरर्स कहलाती हैं। दूसरे टाइप की जो एरर्स हैं वो रैंडम एरर्स होती हैं। तो रैंडम एरर, जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि रैंडम एरर्स मीन्स जो रैंडमली अकर होती हैं, तो उनको जो रैंडमली अकर होती हैं उनके लिए क्या होता है, उनके जो टाइप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इम्परफेक्शन इन टेक्निक्स, मतलब जो भी मेजरमेंट ले रहा है, अगर उसकी जो वो टेक्निक्स यूज़ कर रहा है वो परफेक्ट नहीं है, उन टेक्निक्स में परफेक्शन नहीं है, तो उनकी वजह से एरर्स आ सकती हैं। या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं की गई है, उस वजह से आ सकती हैं। जो ऑब्जर्वर है अगर उसने केयरलेसनेस के साथ में मेजरमेंट लिया है तो उस रीज़न से भी एरर्स आ सकती हैं। तो मेजरमेंट में एरर्स आने के बहुत सारे रीज़न हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर्स जो है वो ये होता है। अब इन चीज़ों को आपको बहुत डीपली स्टडी नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं दोज आर न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन सा पार्ट आता है, तो उसी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो एरर्स हैं उन एरर्स का एलिमिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो अब जो टॉपिक है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। एलिमिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स को एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो एरर्स को एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे ये एरर का मतलब ये है कि सबसे पहले एरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी तरह की का जो मेजरमेंट लेते हैं, तो उस मेजरमेंट में जैसे सपोज दैट एक पीस ऑफ लेंथ है, तो मान लीजिए आपका जो पीस है उसकी लेंथ जो है वो 11.2 मीटर है, इतनी बड़ी लेंथ है। अब उस लेंथ को मेज़र करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के स्केल्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं इसके लिए मीटर स्केल, हो सकता है इसको आपने सेंटीमीटर स्केल से भी मेज़र किया हो, या फिर कोई किसी भी अदर यूनिट के स्केल से इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन हर एक बार मेज़रमेंट करने के बाद क्या उसका आंसर जो है वो 11.2 मीटर ही आ रहा है? तो एक्चुअली जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिस नंबर से हम क्रॉस चेक कर सकें कि हमारा जो मेजरमेंट है वो सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हर एक मेजरमेंट के लिए एक डेफिनेट वैल्यू है कि इतना आंसर आना चाहिए। अगर मान लीजिए आंसर उससे डिफर आ रहा है, जैसे आपने आंसर आना चाहिए इतना और आपने किसी स्केल से मेजरमेंट लिया 11.3 आया, दूसरे स्केल से लिया तो 11.1 आया। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि सही मेजरमेंट कौन सा है? तो आप जो है वो इन दोनों का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू से कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि जो भी हमने मेजरमेंट लिया है वो मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं। तो उस वैल्यू को, जो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, वो कहलाती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू जो है वो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी ट्रू वैल्यू जो है वो गिवन है। जैसे स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी होती है? उसकी ट्रू वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो हम इससे क्रॉस चेक करेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आंसर आ रहा है 9.7,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें कितनी एरर है तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। या आंसर जो है वो 9.8 की जगह 9.856 इतना आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो हमेशा जैसे कैपिटल जी की वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। तो ये सारी जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू। क्लियर। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे ये सिंपल मेजरमेंट है कि लेंथ जो है वो एक आपको पीस ऑफ लेंथ दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आपको इसको जो है वो मेजर करना है और आपको इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, फिर ये भी बताना है आपको इसमें कितनी एरर हुई। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि अब जो पीस ऑफ लेंथ है उस पीस ऑफ लेंथ के लिए कोई ऐसी फिक्स वैल्यू, जैसे स्मॉल जी है वो तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है, कैपिटल जी है उसको भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, तो उनकी तो ट्रू वैल्यूज गिवन है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड की गई थी, वो फिक्स है। अब जो लेंथ का पीस है उसको तो हम ही फर्स्ट टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी ट्रू वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम ये करते हैं कि जितनी बार भी हमने रीडिंग्स ली, रीडिंग्स का मतलब जितनी बार भी हमने मेजरमेंट किया, तो मान लीजिए पहले वाले में 11.2 रीडिंग आई, दूसरे में 11.3 आई, तीसरे में 11.1 आई, चौथा फिर से हमने मेजरमेंट लिया उसमें फिर से 11.3 आई, तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास आई। अब इन 4 वैल्यूज में सारी वैल्यूज ही मोस्टली अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए जितनी भी अलग अलग रीडिंग्स आती हैं, जितने भी अलग अलग हमारे मेजरमेंट होते हैं, उन सारे मेजरमेंट का हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर कहलाता है ट्रू वैल्यू। तो इसका मतलब जब भी हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी ट्रू वैल्यू होना चाहिए, ताकि हम उससे कंपेयर करके फाइंड कर सकें कि अब जो एवरेज है, तो मान लीजिए इसका एवरेज जो है वो 11.3 आ रहा है, तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि हर एक रीडिंग में जो है वो कितनी एरर है। तो जैसे 11.2 और आंसर आना चाहिए 11.3, ट्रू वैल्यू है 11.3, तो हम ट्रू वैल्यू में से हर एक रीडिंग को माइनस करते जाएंगे। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू फाइंड आउट द एरर्स। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एरर्स में, सबसे पहली चीज जो है जो आपको पता होनी चाहिए वो चीज क्या है, वो ट्रू वैल्यू ही है। ओके, तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले से। तो इसमें ट्रू वैल्यू सबसे पहले जो है हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का तरीका क्या है कि मान लीजिए A1 A2 एंड सो ऑन, AN आपके मेजरमेंट्स है, इतनी बार आपने रीडिंग्स ली है, तो अब आपने ट्रू वैल्यू जो फाइंड की, तो ट्रू वैल्यू को लिखने का तरीका, क्योंकि ट्रू वैल्यू एवरेज होती है, उसको बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, A बार। फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है, N। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका यही होगा कि ट्रू वैल्यू जो है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है ट्रू वैल्यू के बाद में, अब इसमें हम एरर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि एक पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है कि आप वन बाय वन जो है वो कैसे इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद जो एरर्स हैं हमारी डिफरेंट, तो उन एरर्स को फाइंड करने का तरीका, ये जो एरर्स हैं ये कहलाती हैं एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो अब सेकंड जो है वो हेडिंग लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं उनका सिंबल, उनको लिखने का तरीका होता है, उनको डेल्टा लगा के लिखा जाता है। तो जैसे अब आप पहली एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, हेडिंग अगर एब्सोल्यूट एरर है तो इस तरीके से आपको करना है। तो आपने लिखा डेल्टा A1, क्या होगा मेथड, जो आपका A बार आया यहाँ से माइनस, उससे क्या कर देना है, पहली रीडिंग को माइनस कर देना है, तो A बार माइनस A1। इसी तरह से डेल्टा A2 फाइंड करेंगे तो A बार माइनस A2 एंड सो ऑन, और इसी वे में अगर फाइंड करेंगे तो डेल्टा AM कितना आएगा, A बार माइनस AN। तो ये सारी जो है आपकी क्या कहलाती हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। अब उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर जो हेडिंग आता है वो है कि ये जो आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आ रही हैं, इन्हीं में आपको फाइंड करना होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर,
तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि इन सारी एब्सोल्यूट एरर्स का क्या फाइंड करेंगे, मीन। तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल डेल्टा है, ए है, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ एरर्स से डिवाइड करना है, मीन्स उसका भी क्या करना है, एवरेज। एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी आप ऐसा करेंगे तो इसका मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ताकि लास्ट जो आंसर आता है वो प्लस में होना चाहिए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मान लीजिए आपकी जो अलग अलग रीडिंग्स है, एक मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैं फिर से दे रही हूँ एग्जांपल, कि पहला मेजरमेंट जो है आपका 4 मीटर आया, दूसरा 4.1 आया, तीसरा 4.3 आया। जब आपने इनका एवरेज फाइंड किया तो 4.1 आया। अब आप अलग अलग जो एरर्स फाइंड करेंगे तो उसमें जो है वो 4.1 से आपने पहली बार में 4 को माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ तो आंसर आपका प्लस में आएगा। 4.1 माइनस 4 अगर आप करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, तो आपका आंसर होगा 0.1, ये तो प्लस में आएगा। और जब आप इस वाली वैल्यू को लेंगे तो आपका एवरेज ये है 4.1, और एरर फाइंड करेंगे तो -4.3 करेंगे। अब जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4.3 जो है वो आपका माइनस का है, ये प्लस का है 4.1, तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में 0.2 आएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ माइनस लिख देंगे तो फिर वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। एरर्स जो है वो हमेशा टोटल एरर जब भी फाइंड करते हैं तो वो एडअप होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगाने से जो माइनस वैल्यू है वो भी मॉड के साथ में प्लस हो जाएगी, क्योंकि मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड, आपको उसका सिर्फ नंबर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड करेंगे इससे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, 4th नंबर, और वो है आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, डेल्टा ए, और उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है आपका डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना था। और लास्ट आपका हेडिंग आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का कोई सिंबल नहीं होता है, उसको बस ऐसे ही लिखते हैं परसेंटेज एरर। उसके लिए जो आपकी रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, जो रिलेटिव एरर है उसी को अगर हम 100% कर देते हैं तो परसेंटेज एरर कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100%। अगर ये कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ओके, तो जो एरर्स वाला आपका टॉपिक है बहुत वाइड टॉपिक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करें। तो इसमें देखिए पहले टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये दे रखा है कि आपका एक रिलेशन होता है ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है। तो उसमें कहा है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 5.1 ± 0.1, ठीक है, और करंट की वैल्यू दे रखी है 2.0 ± 0.2, ठीक है। ये जो है जो जिस फॉर्म में लिखी वो फॉर्म कहलाती है कंप्लीट रिजल्ट। जैसे एक स्टेप मैंने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि उतना रिक्वायर्ड नहीं था वो, लेकिन फिर भी रिजल्ट अगर लिखना पड़े तो हमेशा रिजल्ट कैसे लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं जो मीन वैल्यू है ए बार, ठीक है, प्लस माइनस उसके साथ में आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपकी एरर है वो इसके साथ में आ जाएगी। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो ये कहलाता है कंप्लीट रिजल्ट। यहाँ पर वैल्यू ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस करके आगे क्या लिखा है, एरर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लिखा है ये रिजल्ट है। तो V और I की वैल्यूज इस फॉर्म में दे रखी है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड आउट द एरर इन
आर, आपको आर में एरर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आर का फॉर्मूला क्या है, v अपॉन आई। ठीक है, तो अगर सिर्फ एरर कहा है तो इसका मतलब आपको रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। अगर परसेंटेज एरर फाइंड करनी होती तो उसमें ऑलरेडी लिखा होता कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, तो आपको उसमें 100% से मल्टीप्लाई करना होता। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले में सबसे पहले तो v अपॉन आई, पहले v लिखा है, v को सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका है डेल्टा v अपॉन v। इसका मतलब वही जिस फॉर्म में आप लिखते हैं, देखिए ऊपर लिखते हैं आप एरर और नीचे लिखते हैं आप ट्रू वैल्यू, उसी फॉर्म में हमने लिख दिया। बार नहीं लगाया, यहाँ पर बार लगा के नहीं लिखते हैं क्योंकि बार अंडरस्टूड है एवरेज ही होता है। फिर आपको आई, देखिए आई यहाँ पर अपॉन में है, तो चाहे अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, किसी भी तरह से दे रखा हो, आपको लिखना आगे प्लस करके ही है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखा होगा, या तो मल्टीप्लाई में होगा फॉर्मूला या फॉर्मूला डिवीजन में होगा, प्लस और माइनस करके नहीं दे रखा होगा। तो जिस भी फॉर्म में हो प्लस ही करना है। अब आपको आगे आई के लिए लिखना है, तो आपने लिखा डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आपने एरर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब हुआ कि v जो है उसमें एरर अपॉन v का रिजल्ट, इसी तरह से i में एरर अपॉन i का रिजल्ट। अब डेल्टा v की वैल्यू लगाएं, इन दोनों में कौन सा डेल्टा है और कौन सा जो है वो ट्रू वैल्यू है, तो वो यहाँ से पता कर लेंगे। जो ट्रू वैल्यू है वो बड़ी होगी और एरर छोटी होगी, थोड़ा सा ये भी हिंट है, याद रखिएगा। तो एरर जो है वो हमेशा ये वाली होगी क्योंकि ये लिखा है एरर, और ये ट्रू वैल्यू होती है। तो यहाँ पहले एरर है, इसका मतलब 0.1 ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा 5.1, इसी तरह से प्लस। अब आई लिखेंगे तो आई में 0.2 अपॉन 2.0, इस तरीके से जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, मान लीजिए और इजी बनाने के लिए मैंने 5.1 की जगह 5.0 कर दिया, मतलब क्वेश्चन में ही मान लीजिए 5.0 दे रखा था, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। तो ये 1/50 हो जाएगा, ये 2/20 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेंगे। तो अदरवाइज तो क्वेश्चन में जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं आपको उन्हीं से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई मीन टू से कि एक टाइप ऐसे आ सकता है कि आपको रिजल्ट की फॉर्म में दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन दिस, तो आप जो है वो जो भी रिजल्ट है उसमें आप पहचान लेंगे कि इस साइड में, राइट साइड में या बाद में एरर होती है, पहले ट्रू वैल्यू होती है। ऐसे करके आपको करना है। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन दिस, तो आपको क्या करना होता है कि इस होल के साथ में आप इंटू 100% कर देते, या दूसरा तरीका ये था कि हर एक के साथ में अलग अलग 100% कर देते, जैसे इसको इंटू 100, इसको इंटू 100, तो लास्ट में जो आंसर होता वो परसेंट में होता। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी मैं यहाँ पर, परसेंटेज एरर वाला भी मैं यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। तो दूसरा टाइप का एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे क्वांटिटी दे रखी है z और z में लिखा है a स्क्वायर b की पावर 1/2, a स्क्वायर b की पावर 1/2, c और d की पावर 4। अब a b c d में अलग अलग परसेंटेज एरर्स दे रखी हैं, तो a में परसेंटेज एरर है 1%, b में परसेंटेज एरर है 2%, c में परसेंटेज एरर है 3% और d में फिर से 1%। ये सभी में परसेंटेज एरर्स गिवन है। अब आपने z को लिया, अब z में भी लिखेंगे ऐसे करके, परसेंटेज एरर इन z। अब आप इसको पूरे को ब्रेक करेंगे जो मैंने बताया। तो सबसे पहले, हाँ, इसका एक और तरीका है, अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो कोई पावर नहीं थी, यहाँ पावर है। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, जैसा आपने डिफरेंशिएशन में किया था। ए स्क्वायर है तो जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई में आ गया, 2 इंटू ए को कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन, ठीक है, ऊपर एरर और नीचे ट्रू वैल्यू। अब दूसरी क्वांटिटी के लिए बीच में प्लस ही आना है, वो जैसे भी लिखी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है प्लस लिखेंगे, इसकी पावर आएगी मल्टीप्लाई में, और ये डेल्टा बी अपॉन बी, फिर से प्लस आ जाएगा, अपॉन में है ये सी के लिए, तो पावर इसकी कुछ नहीं है, तो सिंपली ये डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा, और प्लस इसकी पावर गिवन है 4, तो ये डेल्टा डी अपॉन डी।
और इनमें 100% लिखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में एरर्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू, या आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि इंटू 100%, लेकिन जब वैल्यूज लगाएंगे तो 100 नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि 100 ऑलरेडी उसमें परसेंटेज में ही है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी जैसे आपने मल्टीप्लाई किया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, तो इस पूरे का आंसर जो है वो 1% है। तो 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू, अब इसका जो आंसर बी का है वो है 2%, ऐसे ही लिखना है आपको। सी का है 3% और डी का है 4 इंटू 1%। अब इसको आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये आया 2% प्लस ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 1% प्लस ये आया 3% और प्लस ये आया 4%। तो अब सॉल्व करेंगे 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10%। तो Z में कितनी परसेंटेज एरर है? 10%। तो ये सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है। अगर ऑलरेडी परसेंटेज में ही दे रखी है एरर तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, सीधी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर परसेंटेज में नहीं होती है तो आपको वैल्यूज लगानी पड़ती है। तो दूसरा टाइप ये था। एक टाइप बहुत सिंपल होता है, उसमें सारी, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि मेजरमेंट्स बता दिए कि एक जो है वो रीडिंग ली गई, उसमें फर्स्ट वैल्यू 4.1 आई, दूसरी वैल्यू 4.2 आई, तीसरी वैल्यू 4.5 आई, चौथी इतनी, पांचवी इतनी, मतलब जितनी बार भी रीडिंग्स ली हैं इतनी रीडिंग्स आपको बता दी गई। फिर आपसे कहा जाएगा कि अब आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ट्रू वैल्यू फाइंड करिए, दूसरा पॉइंट आएगा एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करिए, फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करिए, फिर आएगा रिलेटिव एरर फाइंड करिए और फिर आएगा परसेंटेज एरर फाइंड करिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आपके पास जितनी रीडिंग्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, हर एक पार्ट में फॉर्मूला लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो तीसरा पार्ट आपका ये होता है। चौथा पार्ट में एक और बता रही हूँ आपको, अगर इसको नोट करना है देन यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट अब मैं बता रही हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से गिवन है कि आपको दे रखा है कि एक जो स्फीयर है उस स्फीयर की रेडियस में परसेंटेज एरर गिवन है, ठीक है। तो स्फीयर जो है उसकी रेडियस में परसेंटेज एरर कितनी है? तो परसेंटेज एरर इन रेडियस कितनी दे रखी है? 3% है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम का सबसे पहले लिख देंगे वी नो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। अब आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो आपने लिखा परसेंटेज एरर इन वी। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पावर तो मल्टीप्लाई में आएगी, कॉन्स्टेंट्स हट जाएंगे, 4/3 पाई ये पूरा हट जाएगा, इसको लिखना होगा। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस में कॉन्स्टेंट्स का रोल नहीं था वैसे यहाँ भी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू और ये हो जाएगा डेल्टा R/R इंटू 100%। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 3 इंटू, अब जो है आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। तो ये जो है आपका डेल्टा R/R इंटू 100% पूरा दे रखा है 3%, तो आंसर कितना आ गया? 9%। तो नेक्स्ट टाइप जो है आपका ये था, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप बचा है, वो भी मैं बता दे रही हूँ। लास्ट टाइप ये है कि जैसे आपको क्या बता रखा है, आपको ये बता रखा है कि दो जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स कितनी दे रखी हैं? एक रीडिंग है 4.1, दूसरी रीडिंग है 4.24, ठीक है। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग्स जो है वो ले रखी हैं और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो दो ही अलग अलग रीडिंग से, मान लीजिए लेंथ ही है, मैंने लिख दिया मीटर, ठीक है, एक 4.1 मीटर, एक 4.24 मीटर। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तब क्या करेंगे,
अब परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए तो फॉर्मूला ये होता है, मीन्स जो एरर है वो पता होनी चाहिए और ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ ट्रू वैल्यू फाइंड करने का तरीका जो है वो यूज नहीं कर सकते जैसा आपको बताया गया है, क्योंकि एक चीज जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगी, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। मतलब कि डिजिट सेम होने चाहिए तब आप ट्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रूमेंट ही अलग अलग है क्योंकि दो अलग अलग जो है वो डेसिमल के बाद में डिजिट्स आ रहे हैं, उनका जो राउंड फिगर है वो अलग है। तो इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरा तरीका यूज करना है। वो तरीका ये है कि ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो गिवन होता है वो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, 4.1। एरर का मतलब लीस्ट काउंट लिखा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे इसको मेजर किया गया है। लीस्ट काउंट का मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, तो उसमें हमेशा आपको लास्ट डिजिट में 1 लिख देना है। 0.1 अपॉन 4.1 बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं। 4.1 लिखा है ना तो ऊपर 0.1 लिख दिया। डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद सेम रहनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। आगे क्या कर देना है, इंटू 100% प्लस दूसरी वो है जो यहाँ लिख दिया 4.24। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 0.01 देखिए सेम आ गई, लास्ट वाली 1 सबसे छोटी है। इसमें भी क्या करना है, इंटू 100% करना है। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यहाँ आपका जो चैप्टर है ना एरर्स वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।